हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं G7 देशों की शिखर बैठक पर चर्चा करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। इसके बाद और भी वीडियो बनेंगे, लेकिन वो दूसरे विषयों पर होंगे। G7 देशों की शिखर बैठक अभी कनाडा के अल्बर्टा में कनानास्किस नामक जगह पर हुई, जिसमें कि कनाडा ने ही अध्यक्षता में, जिस देश में इसकी शिखर बैठक होती है वही देश इसका अध्यक्ष होता है। आप सभी लोग पता है कि कनाडा में 8 लाख के करीब सिख रहते हैं। ये ज़्यादातर जो है खालिस्तान से जुड़े हुए लोग हैं, और वहाँ नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के बाद इनको और ज़्यादा बल मिला के खालिस्तान का झंडा बुलंद करें और खालिस्तान की मांग उठाएं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के समय भारत से जो संबंध बिगड़े थे उसको सुधारने में मार काटने लगे हुए हैं। हालांकि उन्हीं पार्टी के हैं। अब आगामी अक्टूबर या नवंबर में जो चुनाव होगा उसके बाद देखना है कि भारत और कनाडा के संबंध कैसे बनते हैं, किस तरह से होते हैं। व्यापार तो बहुत कम है, लगभग 12 अरब अमेरिकी डॉलर के बराबर है, जिसे बढ़ाया जाना है। दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं। मुझे लगता है कनाडा ने भारत को इसीलिए आमंत्रित भी किया था कि भारत के साथ वो चाहता है कि भाई डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो बहुत ही लो है पर चले गए थे उनको फिर से स्थापित किया जाए और व्यापार को बढ़ाया जाए। ये आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, ये हमने पहले की वीडियो में इसकी चर्चा भी किया है। खैर, G7 1997 तक ये G7 ही था। मार्च 1973 में अस्तित्व में आया। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। जो देश इसका आयोजन करता है वही सचिवालय की भूमिका निभाता है। यह G20 देशों के तरह से एक प्रकार से इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। वो मुख्य रूप से इकोनॉमिक मैटर्स पर ही डिस्कशन करता है, लेकिन ये सिक्योरिटी, पीस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट आदि मुद्दों पर चर्चा करता है। इसके अलावे ये चर्चा जो करता है वो ग्लोबल टेररिज्म पर, ह्यूमन राइट्स पर, प्लूरलिज्म पर, डेमोक्रेसी पर, इन सब चीज़ों पर भी ये चर्चा करता है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के जाने माने सदस्य हैं। इस बार इस शिखर बैठक के साइडलाइन पर जो हिस्सेदारी हो रही है उसमें ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका के साथ साथ भारत की भी हो रही है, यूक्रेन की भी हो रही है। यूक्रेन को विशेष निमंत्रण दिया गया था। उसके अलावा संगठन के रूप में वर्ल्ड बैंक है या ये यूरोपीय यूनियन है, इनकी भी बैठक हो रही है। 1997 में इसमें रूस को शामिल कर लिया गया था। आप सभी लोगों को पता होगा रूस के पहले राष्ट्रपति बोरिस थे। थोड़ा सा उनका झुकाव पश्चिमी देशों की ओर था, इसीलिए G7 की शिखर बैठक में इनको आमंत्रित किया गया और वहीं इन्हें शामिल कर लिया गया। लेकिन वो 2014 में रिश्ता ख़त्म भी हो गया और फिर से उस समय तो व्लादिमीर पुतिन थे। 2000 तक ही बोरिस स्थिर रह पाए। उसके बाद तो लीवर कैंसर उनको हो गया था, वो फिर उसी से डेथ हो गई। दारू बहुत पीते थे। तब से व्लादिमीर पुतिन साहब हैं। बीच में एक टर्म 5 साल प्रधानमंत्री रहे हैं। मेदवेदेव साहब, व्लादिमीर मेदवेदेव साहब उस समय राष्ट्रपति थे। लेकिन सच्चाई ये है कि मेदवेदेव साहब जब राष्ट्रपति थे, इस समय तो सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, उस समय भी चलती व्लादिमीर पुतिन की ही थी। और बाद में तो संविधान ही बदल दिया सोवियत रूस का, यानी वहाँ जो राष्ट्रपति है वो कितने भी सालों तक रह सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये था लगातार 2 टर्म ही रह सकता है, फिर बीच में बदल करके ही वो रह सकता है। इसलिए कोई संवैधानिक संकट पैदा ना हो तो व्लादिमीर पुतिन साहब ने मेदवेदेव साहब को बना दिया था राष्ट्रपति। लेकिन दुनिया जानती है कि मेदवेदेव साहब व्लादिमीर पुतिन के कितने करीबी हैं। अभी अमेरिका ने जो फोर्डो नातांज और इरफान, जो कि तेहरान के दक्षिण में स्थित 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जो हमला किया था, उस हमले को लेकर के जो बयानबाजी रूस के तरफ से हुई उसमें मेदवेदेव साहब ही
प्रमुख थे वही सबसे आगे थे। संभवतः उनका पूरा नाम व्लादिमीर मेदवेदेव है। व्लादिमीर पुतिन तो हैं ही, लेकिन व्लादिमीर मेदवेदेव भी हैं। खैर, मेदवेदेव तो उनका नाम है ही पूरा। तो इस प्रकार से मेदवेदेव साहब रूस के चीफ प्रवक्ता की भूमिका भी निभा रहे थे, जबकि वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं। वो भी काफ़ी बड़ा पद होता है, उपाध्यक्ष का पद भी कम नहीं होता, वो भारत के डेप्यूटी स्पीकर की तरह से होता है। लेकिन जो भी है, कहने का मतलब ये है, मेदवेदेव साहब ने सोवियत या अब तो रूस हो गया है, सोवियत रूस पहले था, 1992 तक वो सोवियत रूस था, उसके बाद तो रूसी हो गया है। तो रूस के प्रवक्ता की तरह से ही उन्होंने बात की और अमेरिका को आड़े हाथों लिया। ईरान पर हमला करने के मामले में उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि भाई ईरान को कुछ देश आणविक हथियारों की आपूर्ति कर सकते हैं। एक्चुअली रूस भी कश्मकश में है, वो चारों से सुपर पावर का टैग फिर से नसीब हो जाए। इधर चीन अपना मचल रहा है। चीन और रूस में अंदर का घमासान तो है, लेकिन ऊपर से दिखाने के लिए दोनों एक हैं। खैर, G7 देश में जिन देशों ने शिरकत किया है, अब तो रूस है नहीं उसमें जर्मनी नंबर 1 है, नंबर 2 इटली है, नंबर 3 जापान है, नंबर 4 यूनाइटेड किंगडम है, नंबर 5 यूनाइटेड स्टेट्स है, नंबर 6 फ्रांस है, नंबर 7 कनाडा है। कनाडा 1976 में शामिल हुआ, उसी समय G7 ही बना। पहले तो ये लाइब्रेरी ग्रुप के रूप में जाना जाता था, बाद में 1997 में आकर ये G8 बना था। 2014 में फिर से G7 हो गया। इस प्रकार मोटे तौर पर आप कह सकते हैं कि G7 देश जो बैठक करते हैं, वो मुख्य जिन मुद्दों पर चर्चा करते हैं वो इवॉल्विंग इश्यूज होते हैं, ट्रेडिशनल इश्यूज के अलावे, यानी जो करंट में न्यूज़ में होते हैं, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करें। जैसे ग्लोबल टेररिज्म, इनका मूल उद्देश्य थोड़ा ही है, उस पर भी ये चर्चा करते हैं अगर सिचुएशन वारंट करे तो, यानी करंट में अगर वो प्रासंगिक है तो। इसी प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग की भी चर्चा करते हैं। सिक्योरिटी और पीस पर तो ट्रेडिशनली चर्चा करते ही हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ट्रेड पर तो ट्रेडिशनली चर्चा करते ही हैं। परंपरागत रूप से चर्चा करते आ रहे हैं, कैसे व्यापार बढ़ाया जाए, कैसे आर्थिक विकास हो, कैसे लोकतंत्र मजबूत हो, कैसे बहुलवाद को मजबूत किया जाए, इन सब चीज़ों, कैसे मानवाधिकार को मजबूत किया जाए, इन सब चीज़ों पर चर्चा तो पहले से करते आ रहे हैं। लेकिन हाल में कुछ नए मुद्दे प्रासंगिक हुए, उन पर भी उन्होंने चर्चा की है, जो मैंने बताया, जैसे ग्लोबल टेररिज्म और ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो इस बार जो G7 की शिखर बैठक है, जिसमें 2019 से नरेंद्र मोदी स्पेशल इन्वाइटी के रूप में, भारत के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हो रहे हैं। इस बार थोड़ा लेट हो गया, तो विरोधी दलों ने आलोचना भी शुरू कर दिया, लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी से रिश्ते मार्क कार्नी सुधारना चाहते हैं। जस्टिन ट्रूडो, यानी उनके जो पूर्वगामी प्रधानमंत्री यहाँ पे कनाडा के, उनके समय में भारत से रिश्ते बहुत खराब हो गए, वो सर्वाइवल पॉलिटिक्स कर रहे थे। इसलिए जगमीत सिंह जो कि, या जसमीत सिंह जो कि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का इस समय हेड है, जो खालिस्तान समर्थक है, उसके पक्ष को लेकर के मजबूत कर रहे थे। चूँकि पिछले सदन में इनके पास हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में सीटें कम थी, इस वजह से 25 सीटों वाले जगमीत सिंह का समर्थन लेना जरूरी था। वैसे कनाडा में सिख तो 2% है, लेकिन 2% भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं इलेक्शन में, जिससे कि वहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज इन सिखों को लुभाने में लगी रहती हैं। बहरहाल, इस बार कंजर्वेटिव पार्टी का टर्न लगता है और उनके समय भारत से रिश्ते निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे, जो मार्क कार्नी नहीं चाहते हैं कि भाई लिबरल पार्टी के समय ही चीज़ें अच्छी हो जाएं, यानी भारत से रिश्ते बेहतर हो जाएं। भारत के साथ साथ ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन जैसे देशों को भी आमंत्रित किया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और यूरोपीय संघ ने संगठन के रूप में हिस्सा लिया था। खैर, जो भी है,
G7 एक घुमंतू संगठन है, हालांकि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। दुनिया के 7 औद्योगिक रूप से विकसित देशों का संगठन है, जिनका नाम मैंने पहले लिया था। और वास्तव में ये IMF के 7 सदस्य हैं और IMF में उनकी बड़ी भूमिका होती है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वोटिंग राइट्स भी इनके पास ज़्यादा होते हैं। खास करके अमेरिका के वोटिंग राइट्स सबसे ज़्यादा हैं। तो इस प्रकार से 7 देशों का संगठन है और यह समय समय पर प्रासंगिक मुद्दों की चर्चा करता रहता है। ये उन सभी मुद्दों की चर्चा करता रहता है जो प्रासंगिक हैं और जो ट्रेडिशनल हैं, इन सभी मुद्दों की चर्चा करता ही है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। शेष इस मामले में जो प्रगति होगी उसकी हम चर्चा करते रहेंगे।